तो केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को अभी आप सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे कि देश भर में किस तरह से लखपति दीदियां बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा है। और ये जो लखपति दीदियां हैं, इनसे प्रधानमंत्री न केवल छोटे छोटे समूह में बात करेंगे, बल्कि इन सबको प्रमाण पत्र भी सौंपे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ये भी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से करोड़ों दीदियों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है और लगातार इस क्षेत्र में सरकार आगे बढ़ रही है और काम कर रही है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं सीधे एक्सप्रेस 100 की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वे आज वॉर्सा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। दोनों पक्षों के बीच बैठक में अन्य विकल्पों पर भी बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वे अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री व्यापारिक नेताओं और पोलैंड के गणमान्य लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे। पोलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। पोलैंड में एक बड़ा भारतीय समुदाय है, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 25,000 है। भारतीय समुदाय में लगभग 5,000 छात्र शामिल हैं। पोलैंड में भारतीय समुदाय में व्यापारी भी शामिल हैं। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों और सॉफ्टवेयर IT व्यवसाय के साथ काम करने वाले पेशेवर भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को स्थायी शांति का बड़ा पैरोकार बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का स्पष्ट मत है कि यह युद्ध का समय नहीं है। पीएम ने कहा कि आने वाले समय में दुनिया भारत का जबरदस्त उभार देखने जा रही है। पीएम ने कहा कि भारत को लेकर दुनिया भर में सकारात्मक माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्शन प्रोग्राम शुरू करने की जानकारी दी, जिसके तहत हर साल 20 पुलिस युवाओं को भारत आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत और पोलैंड ने सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर सहमति बना ली है, जिसका लाभ वहां रह रहे भारतीयों को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी वॉर्सा में मोंटी कैसिनो स्मारक का भी दौरा किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने पोलैंड की सेना के साथ मिलकर मोंटी कैसिनो की लड़ाई लड़ी थी और इसमें जीत हासिल की थी। मोंटी कैसिनो की लड़ाई में भारत के सैकड़ों सैनिकों की जान भी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक पर पहुंचकर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड में कोल्हापुर के महाराज के सम्मान में बने मेमोरियल पर भी पहुंचे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के महाराज ने पोलैंड के 5,000 निवासियों को कोल्हापुर में शरण देकर उनके खाने, रहने और पढ़ाई का इंतजाम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पोलैंड में भारतीय समुदाय के सामने भविष्य के भारत की रूपरेखा रखी, तो वहां मौजूद लोगों ने उन पर भरोसा किया और कहा कि आने वाला समय भारत का है। पोलैंड में दूरदर्शन के लिए तब गर्व का पल रहा जब कुछ लोगों ने कहा कि वो शुरू से दूरदर्शन को देखते आए हैं और दूरदर्शन की धुन मानो उनकी धड़कन जैसी है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री वोलोदिस्ला बार्टोszewski ने कहा कि पोलैंड भारत की रूस यूक्रेन युद्ध के प्रति कूटनीतिक दृष्टिकोण की सराहना करता है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक अवसरों में भी वृद्धि होगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज संसद परिसर में होने वाली इस बैठक में समिति के सदस्य अल्पसंख्यक मामलों और कानून एवं न्याय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की चर्चा को लेकर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा हितधारकों से इस बिल को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें राज्यों के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मुस्लिम समुदाय के सभी वर्ग और उससे जुड़े संगठन शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप मर्डर केस की सुनवाई। सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट की दाखिल। हड़ताल पर बैठे एम्स के डॉक्टर्स के वकील ने कहा उन्हें हड़ताल पर होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टर्स की अटेंडेंस शीट में उन्हें एब्सेंट दिखाया जा रहा है और पिछले 9 दिन की सैलरी काटने की बात कही जा रही है।
सीजेआई ने कहा डॉक्टर काम पर लौट आए। कहा अगर आप काम पर वापस नहीं लौटेंगे तो सार्वजनिक प्रशासनिक ढांचा कैसे चलेगा। सीजेआई ने कहा कि कोर्ट द्वारा गठित कमेटी इन मामलों पर भी सभी पक्षकारों से बातचीत कर रास्ता निकालेगी। कोलकाता पुलिस ने भी 14 और 15 अगस्त की रात अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में लापरवाही बरतने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को फटकार भी लगाई थी। पश्चिम बंगाल आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर देश भर में आक्रोश है। इस बीच पूर्व जज समेत 295 गणमान्यों ने ओपन लेटर लिखकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मामले में न्याय की गुहार लगाई है। पत्र में कहा गया है कि पीड़िता के मां बाप को अपनी बेटी का शव देखने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। इससे ज्यादा पीड़ादायी स्थिति और क्या हो सकती है। वहीं घटनास्थल से महज 20 मीटर की दूरी पर इस घटना के 24 घंटे के बाद ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इसे लेकर भी पत्र में सवाल खड़े किए गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स पर भीड़ द्वारा हमले की भी पत्र में निंदा की गई है। साथ ही लिखा गया है कि अब समय आ चुका है कि न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करे, क्योंकि राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। पत्र में डॉक्टर्स को सुरक्षित माहौल प्रदान करने की दिशा में उचित कदम उठाने की मांग की गई है। इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी सहित सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले में ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले में ममता बनर्जी क्या छिपाने की कोशिश कर रही हैं। इन सब के बीच कल देर रात पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की नई प्रिंसिपल डॉक्टर सुरहिता पाल, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर बुलबुल मुखोपाध्याय और चेस्ट डिपार्टमेंट की एचओडी अरुणभा दत्ता का तबादला कर दिया है। मानस कुमार बंदोपाध्याय को नया प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में तबादले के आदेश को भी रद्द कर दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष कोलकाता रेप केस के जांच के सिलसिले में सीबीआई कार्यालय पहुंचे। महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में संदीप घोष से पूछताछ हुई। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में भाजपा आज स्वास्थ्य भवन का घेराव करेगी। इससे पहले भाजपा के नेता विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए बैठकें कर रहे हैं और भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर में एक स्कूल में नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले की सुनवाई आज न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ द्वारा की जाएगी। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर ईडी आज अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगा। ईडी के इस जवाब के बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए टाल दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किया। ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रदान किए गए। इन 4 श्रेणियों में विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम पुरस्कार शामिल हैं। विज्ञान रत्न के लिए 1 विज्ञान श्री के लिए 13, विज्ञान युवा के लिए 18 और विज्ञान टीम के लिए 1 पुरस्कार प्रदान किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल गुजरात और अहमदाबाद गांधीनगर का दौरा करेंगे। अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान उपराष्ट्रपति गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान जगदीप धनखड़ अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय में आयोजित धर्मधम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता भी करेंगे। कल शुरू होने वाली यूपी पुलिस भर्ती के लिए हापुड़ जनपद के जिला प्रशासन ने तैयारियों को पूरा कर लिया है। वॉइस रिकॉर्डर और सीसीटीवी की नजर में भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। हापुड़ जनपद में भर्ती परीक्षा 9 केंद्रों और 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस भर्ती में नकल रोकने के लिए सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। एयर इंडिया की एक फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। आज मुंबई से तिरुवनंतपुरम जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट A1657 में बम होने की धमकी मिलने के बाद विमान के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई।
केंद्र सरकार बॉर्डर इलाकों में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के साथ संचार सेवाओं को भी लगातार मजबूत करते जा रही है। इसी क्रम में अब पूर्वी लद्दाख के अग्रिम इलाकों में तेज इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराकर संचार सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। सीमांत क्षेत्रों में बेहतर नेटवर्क और सुविधाएं देने की दिशा में सरकार का यह बड़ा कदम है। सीमांत फोबरांग गांव में लोगों को तेज इंटरनेट का लाभ देने के लिए 4G नेटवर्क शुरू हो गया है। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में एक फार्मा कंपनी में हुए विस्फोट में 17 लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 10 लोग घायल हो गए। इस मामले में मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फार्मा कंपनी में हुए विस्फोट घटना पर शोक व्यक्त किया है। मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। सरकारी अधिकारियों की संपत्ति को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगस्त का वेतन उन्हीं कार्मिकों को मिलेगा जिन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर दिया होगा। दिल्ली NCR में कुछ ऑटो टैक्सी यूनियन ने 2 दिन के चक्का जाम का ऐलान किया है। ऑटो टैक्सी की ओर से 22 और 23 अगस्त को हड़ताल का ऐलान किया गया। देश भर में भारी बारिश तो कहीं मध्यम स्तर की बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, असम, कोंकण और गोवा, विदर्भ, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 7 दिनों में उत्तराखंड, पश्चिम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और गुजरात के कई क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने का अनुमान है। त्रिपुरा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने अगरतला और अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा लिया और राहत शिविरों में स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के CM माणिक साहा से बात की और राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में मोदी सरकार त्रिपुरा में हमारी बहनों और भाइयों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। ओडिशा में बिजली गिरने से राज्य के विभिन्न हिस्सों में 6 और लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ताजा मौतों के साथ पिछले सप्ताह से बिजली गिरने से मरने वालों की कुल संख्या 21 हो गई है। सरकार अप्रैल 2026 तक सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का लक्ष्य बना रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का संशोधित IT सिस्टम EPFO IT सिस्टम 2.01 3 महीने में चालू हो जाएगा। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA ने FPO, QIP और अन्य माध्यमों से 4,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। बोर्ड 29 अगस्त को प्रस्ताव पर विचार करेगा। ICRA का कहना है कि चालू वित्त वर्ष 2025 में NBFC की वृद्धि दर घटकर 13 से 15% रह जाएगी। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में इसकी वृद्धि दर 18% थी। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बताया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन विक्रेताओं ने भारत में 1.58 करोड़ नौकरियों का सृजन किया है। इनमें से 35 लाख नौकरियां महिलाओं को मिली है। RBI के एक स्टडी के अनुसार भारत का प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट वित्त वर्ष 2024-25 में 54% बढ़कर 2,45,212 करोड़ रुपए हो सकता है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत निर्माण कार्य तेजी से जारी है। परियोजना के लिए गुजरात के खेड़ा जिले में वात्रक नदी पर पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मेट्रो में सफर करने वाले यात्री अब एक ही प्लेटफॉर्म पर NCRTC और DMRC दोनों QR कोड टिकट खरीद सकेंगे।
अल्पांश शेयर धारकों के एतराज को खारिज करते हुए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई पीठ ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को शेयर बाजारों से हटने की मंजूरी दे दी है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम ने अपना एंटरटेनमेंट टिकटिंग कारोबार फूड एग्रीगेटर जोमेटो को 2048 करोड़ रुपए नकद में बेचने की घोषणा की है। 19वें CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में क्रिएटिंग वन फ्यूचर विषय पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी की भलाई के लिए एक साझा भविष्य बनाने की दिशा में प्रयासों को एकजुट करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अफ्रीका के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज टैक्स प्रक्रिया में जो सरलता आई है उससे टैक्स कलेक्शन में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे देश के विकास को गति मिली है। भारत से मोबाइल फोन का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में मोबाइल फोन का निर्यात $6.49 बिलियन तक पहुंच गया है। श्रीलंका सरकार ने भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान समेत 35 देशों के नागरिकों को 6 महीने के लिए द्वीप राष्ट्र में वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है। दरअसल भारत श्रीलंका के लिए पर्यटन का सबसे बड़ा स्रोत बाजार है। चालू वर्ष में 19 अगस्त तक 2.46 लाख से अधिक भारतीय पर्यटकों ने द्वीप राष्ट्र का दौरा किया है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम की कोशिशें जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्ध विराम समझौते पर तेजी लाने को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बात की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इस बात से इनकार किया है कि हमास के साथ संघर्ष विराम समझौते के हिस्से के रूप में गजा मिस्र की सीमा से सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने घोषणा की थी कि गजा पट्टी और मिस्र के बीच की मुख्य सीमा फिलाडेल्फी कॉरिडोर से अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर इजरायल सहमत है। केरल सरकार ने पैरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता और पूर्व हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश को 2 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। पैरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ओडिशा लौटी हॉकी टीम का भुवनेश्वर में भव्य स्वागत किया गया। भुवनेश्वर पहुंची हॉकी टीम की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों खड़े दिखाई दिए। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भारतीय हॉकी टीम के सभी 16 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और स्टार डिफेंडर अमित रोहिदास ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को एक हस्ताक्षरित जर्सी भेंट की। ओडिशा निवासी डिफेंडर अमित रोहिदास को मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और उप मुख्यमंत्री वर्धन सिंह देव ने 4 करोड़ रुपए का विशेष नकद पुरस्कार दिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भारत के गोलकीपर श्रीजेश को 50 लाख रुपए का नकद पुरस्कार सम्मान राशि से पुरस्कृत किया। भारतीय हॉकी टीम के अन्य खिलाड़ियों को ओडिशा सरकार ने 15-15 लाख रुपए की नकद सम्मान राशि से पुरस्कृत किया। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि कई मौके बनाने के बावजूद पैरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में जर्मनी से हारना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। ओलंपिक में लगातार दूसरा कांस्य पदक जीतने के प्रदर्शन को हरमनप्रीत सिंह ने भारतीय हॉकी टीम की बड़ी उपलब्धि करार दिया। भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा को सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2023-24 में मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया। पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ को सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2023-24 में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से नवाजा गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने महिला T20 विश्व को बांग्लादेश की जगह UAE में कराए जाने को लेकर कहा है कि आयोजन स्थल में बदलाव होने से भारतीय टीम की तैयारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि टीम का अच्छा प्रदर्शन जारी रहेगा और इस बार हम ट्रॉफी के इंतजार को खत्म करेंगे। भारत के पूर्व गेंदबाज जहीर खान लखनऊ सुपर जॉयंट्स के साथ मेंटर की भूमिका निभाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग इस साल 20 अक्टूबर को कश्मीर मैराथन 2024 का आयोजन करेगा।
कश्मीर मैराथन 2024 दो श्रेणी में आयोजित होगी। 42 किलोमीटर की फुल मैराथन होगी, वहीं 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन आयोजित की जाएगी। ट्रैक साइक्लिस्ट मैट रिचर्डसन ने राष्ट्रीयता बदलते हुए अब ऑस्ट्रेलिया के बजाय ग्रेट ब्रिटेन के लिए खेलने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया की साइकिलिंग गवर्निंग बॉडी को उम्मीद है कि नियमों के मुताबिक रिचर्डसन 2 साल तक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर को इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी अथॉरिटी ने गलत अनदेखी के मामले में हरी झंडी दे दी है। जर्मनी के गोलकीपर मैनुअल नोयर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया है। ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान ने फिल्म ले मस्क का साउंड ट्रैक रिलीज कर दिया। इस साउंड ट्रैक में 12 गाने हैं। 3 भाषाओं में रिलीज होने के बावजूद जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई को तरस रही है। फिल्म स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस कर रही है। दुनिया भर में मूवी का कलेक्शन 322 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। सुपरस्टार रजनीकांत का आंध्र प्रदेश के विजांग में फिल्म कूली का तीसरा शेड्यूल शुरू हुआ। गायिका ध्वनि भानुशाली फिल्म कहां शुरू कहां खत्म से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर अभिनेत्री कदम रखने जा रही हैं। शाहरुख खान के बाद साउथ सुपरस्टार महेश बाबू का नाम भी डिज्नी की बहुप्रतीक्षित फिल्म मुफासा द लायन किंग से जुड़ गया है। साल 2024 की पहली ब्लॉकबस्टर होने का खिताब अपने नाम करने वाली फिल्म हनुमान को इस साल अक्टूबर में जापान में 3D में रिलीज किया जाएगा। द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कोलकाता रेप केस में कोलकाता की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD अब OTT पर दस्तक देने जा रही है। तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में यह फिल्म पहले ही अमेजन प्राइम वीडियो पर आ चुकी है। साउथ सुपरस्टार विजय की फिल्म द गोट को आखिरकार सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म को US सर्टिफिकेट दिया है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।